हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड की वीडियो लाया हूं जिसमें मैं उत्तराखंड की सारी नदियां डिस्कस करूंगा। तो देखते हैं एक एक करके नदियों को कैसे डिस्कस करते हैं। चलिए, आ जाइए मेरे साथ आप। आज मेरे को कैमरा हटाना पड़ेगा अगले वाला, क्योंकि नदियां हैं, नदियों में मैप पे ध्यान ज़्यादा जाना चाहिए आपका। तो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा नदियां। तो शुरू करते हैं। चलिए, आ जाइए आप मेरे साथ। मैं कैमरा बंद कर देता हूं अगला, आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। चलिए, मेरी आवाज़ सुनेंगे और डिस्कस करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए, देखिए, आप हेडिंग देख रहे होंगे, समझ गए होंगे आप क्या है हेडिंग। उत्तराखंड की नदियां। तो उत्तराखंड की नदियों में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हम। चलिए, आ जाइए अगली स्लाइड पे। चलिए, देखिए, पहले ही हेडिंग लिखा हुआ है भारत की नदियां। अगर आप देख पा रहे हो भारत की नदियां, और यहाँ पे मैंने वर्गीकरण दो पार्ट्स में कर रखा है, एक हिमालय की नदियां और एक दक्षिण भारत की नदियां। देखिए, इसका विभाजन, भारत की नदियों का वर्गीकरण बहुत आधार पे किया जा सकता है। एक आप देख रहे हैं भारत की नदियां कर रखा है, भारत की नदियों को हिमालय की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, और भी कर सकता हूं मैं इसमें एक अंतःस्थलीय नदियां भी कर सकता हूं, जैसे कि जो अंदर बहने वाली नदियां हैं। उसके अलावा पूरब की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, वो एक छोटे छोटे से वर्गीकरण होते हैं। तो मैंने यहाँ पे मोटे तौर पर दो पार्ट्स में बांट दिया है। हिमालय की, भारत की नदियों को हिमालय की नदियां नंबर 1 और दक्षिण भारत की नदियां। देखिए, बहुत से इनमें अंतर हैं जिस कारण से ये वर्गीकरण किया जाता है। अब हिमालय की नदियां भी देखिए, सिंधु नदी तंत्र हो सकता है, गंगा नदी तंत्र हो सकता है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो सकता है। तो चूंकि हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं हम उत्तराखंड का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा हिमालय की नदियों में हम गंगा नदी तंत्र मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उत्तराखंड में कई नदी तंत्र हैं। उत्तराखंड में गंगा नदी तंत्र है, अलकनंदा नदी तंत्र है, यमुना नदी तंत्र है, काली नदी तंत्र है, और उसके अलावा भी अन्य कई नदियां हैं। तो इसलिए मैंने हेडिंग डाल दिया है उत्तराखंड की नदियां। उत्तराखंड की नदियों को वर्गीकरण किया है यमुना नदी तंत्र में, भगीरथी नदी तंत्र में, भिलंगना नदी तंत्र में, अलकनंदा नदी तंत्र में, काली नदी तंत्र में, और अन्य नदी तंत्र जो छोटे छोटे हैं, जो विशेष क्षेत्रों में बहते हैं। तो आप देखिए, मैंने उत्तराखंड के संदर्भ में ये वीडियो बनाया है तो आपको अच्छे से याद हो जाए, इसलिए मैंने उत्तराखंड की नदियों का 5 से 6 पार्ट्स में वर्गीकरण कर रखा है, और उसी आधार पर मैं वीडियो भी डालूंगा जो कि 5 से 6 हो सकती हैं, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि उत्तराखंड में बहने वाली सभी नदियां उसमें आ जाएं। चलिए, तो शुरू करते हैं, अगली स्लाइड पे आते हैं। आ जाइए आप। नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे ही हम आते हैं तो क्या कह रहा है, हमने जब शुरुआत की थी तो हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था भारत की नदियों को 2 पार्ट्स में बांट रखा है, हिमालय की और प्रायद्वीप की। अब देखिए, विद्वानों ने हिमालय की और प्रायद्वीप की नदियों में अंतर किया हुआ है, तो हमें वो डिफरेंस समझना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि क्या फर्क है हिमालय की नदियों में और प्रायद्वीप की नदियों में। चलिए, तो मैं शुरू करता हूं। हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का अनुसरण करती हैं, ठीक बात है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां अनुवर्ती अपवाह प्रणाली का अनुसरण करती हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का मतलब यह है, हिमालय की नदियां हिमालय के क्षेत्र में बहती हैं, यानी कि 2 चीज हुई, एक तो नदी हुई और दूसरा वो क्षेत्र हुआ। तो हिमालय जो है वो नया है, जबकि जो नदियां हैं वो पुरानी हैं, इसलिए पूर्ववर्ती हैं। पूर्ववर्ती अपवाह मतलब अपने हिमालय से पुरानी नदियां जो हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का अनुसरण करती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपने अपवाह तंत्र जो है, यानी कि जिस बेसिन में वो बहती हैं, वो बेसिन का निर्माण पहले हुआ है, जबकि जो नदियां हैं वो बाद की हैं, इसलिए वो अपनी ढाल का अनुसरण करती हैं। ठीक हो गई बात? तो पहला डिफरेंस हमें पता लगा, हिमालय की नदियां, जितनी भी हिमालय की नदियां हैं, चाहे वो उत्तराखंड की है, चाहे वो सिंधु नदी तंत्र है, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, सारी की सारी पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का अनुसरण करती हैं, यानी कि वो अपने हिमालय से पुरानी है, अपने क्षेत्र के भूगोल से पुरानी नदियां हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले ऐसा माना जाता था कि हिमालय की जो नदी है ये एक ही नदी हुआ करती थी, जो इंडो ब्रह्मा नदी के नाम से जानी जाती थी।
प्लीस्टोसीन युग में हुआ क्या? प्लीस्टोसीन युग, किस युग की बात कर रहा हूं मैं? बात कर रहा हूं प्लीस्टोसीन युग की। प्लीस्टोसीन युग में भूतल में उत्थान हुआ। तो भूतल में उत्थान हुआ तो कौन से? पोटवार बेसिन में उत्थान हुआ। आप कहेंगे पोटवार बेसिन कौन सा है? तो पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा और पंजाब का उत्तरी हिस्सा जो है पोटवार बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो पोटवार बेसिन में उत्थान हुआ, जिससे क्या हुआ, जो ये एकमात्र इंडो ब्रह्मा नदी तंत्र था वो कई भागों में बट गया और बीच की भूमि के उत्थान के कारण ये अलग अलग तंत्र में बट गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अपने प्रारंभिक काल में एक ही नदी तंत्र हुआ करता था, लेकिन भौगोलिक उथल पुथल से ये कई वर्गों में बट गया है। इसलिए विद्वान जो हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमें पढ़ाते हुए सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के रूप में अलग अलग पढ़ाते हैं। ठीक हो गई बात? तो आप देख सकते हैं। फिर आप जानते हैं यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी तंत्र का प्रभाव भी पहले गंगा की तरफ को हुआ करता था, लेकिन अंबाला की जो भूमि है उच्च भूमि कहलाती है। उस उच्च भूमि के उत्थान के कारण उसका एक प्रवाह हरियाणा की तरफ हो गया जो दिल्ली की तरफ निकलता है, और दूसरा गंगा जो है अपना पूरब की ओर मुड़ गई है। तो आप देखेंगे कैसे गंगा जो है आपके पूरब की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश को सिंचित करती है। ठीक हो गई बात? चलिए मैं आ रहा हूं सेकंड डिफरेंस पे। सेकंड डिफरेंस क्या है? हिमालय की नदियां बारहमासी है। देखिए, अगर आपको पता हो हिमालय की नदियों का, अधिकांश नदियों का जो जल मिलता है वो कहां से मिलता है? हिमानी से मिलता है। हिमानी से मिलता है। दूसरा वर्षा जल। ठीक बात है। तीसरा, बहुत से इसमें गधेरे हैं जिनमें पानी आता रहता है। तो इस प्रकार से ये हिमानी है, ये वर्ष भर पिघलती रहती है, जिस कारण से इनमें नदियों में वर्ष भर पानी बना रहता है, इसलिए ये नदी बारहमासी है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो मौसमी होती हैं, वर्षा काल में उनमें जल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, और जैसे ही वर्षा काल से इतर समय में उनमें जल की मात्रा काफी कम हो जाती है, इसलिए प्रायद्वीपीय नदी को मौसमी नदी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा हिमालय की नदियां अपने विकास क्रम में नवीन है, वलित पर्वतों के मध्य बहती है। ठीक बात है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ अवस्था में है, जो कि पठारों से होकर बहती है। चलिए मैं आपको बताता हूं, हिमालय जो है एक नवीन पर्वत का उदाहरण है। और नदियों को नवीन या युवा कब बोला जाता है? देखिए, जब नदी में अपर्दन शक्ति बहुत ज्यादा होती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा कटाव करने की क्षमता रखती है, तो उस नदी को युवा बोला जाता है। तो आप देखिए, हिमालय की नदियां बहुत ज्यादा कटाव करती हैं, आज भी हिमालय का कटाव कर रही हैं, अपने साथ बहुत सारी मिट्टी गाद लेकर आती हैं और अपने तराई और अपना मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ भी लाती हैं, जो ये दिखाता है कि ये नदी युवा है और अभी भी इन्होंने अपना स्थायी बेसिन को प्राप्त नहीं किया है। मौसम में जल की प्रवाह अधिक आ जाने के कारण ये जो है अपने मार्ग से शिफ्ट भी हो जाती हैं और बहुत से क्षेत्रों में बाढ़ भी लाती हैं। इसी क्रम में इसलिए हिमालय नदी को क्या बोला जाता है? युवा बोला जाता है। ठीक बात है। और आप जानते हैं हिमालय भी एक नवीन पर्वत है, जिसका अभी भी निरंतर उत्थान हो रहा है, जो उत्तर पूर्व की ओर अभी भी खिसक रहा है और उसमें अभी भी उत्थान देखा जा रहा है, जिस कारण से नदियों में भी क्या है, नदियों भी अपने मार्ग परिवर्तित करती है, नदियां भी क्या है, युवा है। जबकि प्रायद्वीप की नदियों की अगर जो मैं बात करूं प्रौढ़ अवस्था में मतलब है जिस बेसिन में बहती हैं वो पर्वत नहीं है अपितु पठार हैं, और पठार को बहुत समय से ये बहकर उन्हें घिस चुकी हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा था ये काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं, इनमें कटाव की क्षमता बिल्कुल नहीं है। कटाव की क्षमता ना होने के कारण देखिए उत्तर और दक्षिण में क्या फर्क आता है। हिमालय की नदियां कटाव करके बहुत सारा मिट्टी गाद अपने साथ लाती हैं, जबकि प्रायद्वीप की नदियां कटाव नहीं कर पाती हैं, बहुत सख्त चट्टानों में बहती हैं। नंबर एक कारण तो ये है, और दूसरा इनमें जल की मात्रा और इनकी घर्षण क्षमता, अपर्दन क्षमता बहुत कमजोर हो चुकी है, तो इनमें गाद मिट्टी नहीं होता है। गाद मिट्टी ना होने के कारण ये बहुत छोटे छोटे डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा बनाती हैं, जो नदियां बहुत छोटे छोटे बनाती हैं। जबकि हिमालय की नदियां जो है अपने जहां पर भी डिपोजिट करती हैं वहां बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। आप जानते हैं गंगा यमुना दोआब जिन्हें कहते हैं, गंगा यमुना दोआब है और आदि क्षेत्र हैं, एक बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न की आपूर्ति करते हैं ये डेल्टा। तो आप देख सकते हैं हिमालय की नदी का अपवाह तंत्र में। चलिए मैं आगे चल रहा हूं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है हिमालय अपवाह तंत्र की नदियों की बेसिन और जल ग्रहण क्षमता प्रायद्वीपीय की तुलना में काफी बड़े हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए बेसिन का मतलब नदी जिसमें बह रही है, तो नदियां जो है बेसिन में बड़ी चौड़ी चौड़ी हैं, उनमें जल की मात्रा अधिक है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं अपने आकार प्रकार में छोटी होती हैं और उनमें जल की मात्रा भी
कम होती है। ठीक बात है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है हिमालय की नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती डेल्टा बनाती है। मैं आपको बता चुका, डेल्टा का मतलब क्या है, नदी जहां पर मिट्टी को डिपॉजिट करती जाती है। लाखों करोड़ों वर्षों की एक प्रोसेस होती है, जिसके बाद वो डेल्टा बन जाता है। डेल्टा को हम बांगड़ खादर में बांटते हैं। देखिए खादर क्षेत्र आप जानते होंगे, जहां भी बाढ़ आती है तो वहां पर मिट्टी डिपॉजिट हो रही है। धीरे धीरे मिट्टी डिपॉजिट होते होते वो क्षेत्र ऊंचे उठ जाते हैं, उच्च भूमि बन जाती है और उस पर खेती होने लगती है और बड़ी जनसंख्या का पेट भरा जाता है। तो डेल्टा आप समझ गए। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं समुद्र में गिरती है तो एस्चुरी या जवर्दन मुख का निर्माण करती है। देखिए अगर एस्चुरी को मैं बोलूं तो आप देखिए एस्चुरी उस जगह को कहते हैं जहां पर समुद्री जल और नदी का जल मिलते हैं। तो नदी का, समुद्र का जल जो है उछाल मारकर नदी के जल में आकर मिलता है और उस जगह को क्या कहते हैं, उसे एस्चुरी कहते हैं। ठीक हो गई बात। चलिए मीटिंग पॉइंट होता है इनका। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं मैं। कह रहा फिर उसी बात को कह रहा जो पूर्व की ओर बहने वाली मतलब हिमालय की नदियां जो हैं काफी लंबा मार्ग तय करती हैं और अपने साथ मिट्टी और गाद लेकर के आती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और बड़े स्तर पर गाद को प्रवाहित करती हैं और डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं अपेक्षाकृत कम दूरी, हाँ पानी कम है, लंबाई भी कम है इनकी और कठोर चट्टानों से बहती हैं, इसलिए ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। उसके बाद हिमालय नदियां देखिए नीचे वही पॉइंट कह रहा है कि हिमालय नदियां समुद्र में गिरने से पहले अपने साथ लाए हुए मिट्टी, कंकड़, पत्थर को डिपॉजिट करते डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां इनमें गाद का अभाव होता है, यानी कि मिट्टी कटाव का अभाव होता है, तो ये किसका निर्माण करती है, जवर्दन मुख का निर्माण करती है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए पीटी में ये पूछा गया कई बार कि पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण कौन सी है, हिमालय की नदियां हैं। ठीक बात है। हम अगर मोटे मोटे बात करें तो हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती प्रवाह का उदाहरण है, जबकि प्रायद्वीप की नदियां अनुवर्ती प्रवाह का उदाहरण है। हिमालय की नदियां 12 मासी होती हैं, जबकि प्रायद्वीप की नदियां मौसमी होती हैं, मानसून में उनमें जल की मात्रा बढ़ जाती है। प्रायद्वीप की नदी, हिमालय की नदियां जो हैं युवा हैं, अभी भी कटाव कर रही हैं, जबकि प्रायद्वीप की नदियां हैं अपने मार्ग का निर्माण कर चुकी हैं, अनुवर्ती हैं, तो पठारों पर बह रही है, जबकि प्रायद्वीप की नदियां हिमालय जैसे पर्वतों पर बह रही हैं। लंबाई में हिमालय की नदियां अधिक लंबी होती हैं, जबकि प्रायद्वीप की नदियां लंबाई में छोटी होती हैं, जल की मात्रा भी कम होती है। अब प्रायद्वीपीय नदियों में मिट्टी कटाव की मात्रा कम होने के कारण दो कारण हैं। एक तो ये कठोर चट्टानों से बहती हैं, कटाव नहीं कर पाती हैं। ठीक बात है, कठोर चट्टानों से। दूसरे इनकी लंबाई भी कम है, इसलिए भी ये कटाव कम कर पाती हैं। तो इसलिए ये क्या करती है, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं। मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर बताइए, कभी आपको ज्योग्राफी में लिखना पड़े। और दूसरा ये भी पूछा गया है कि दक्षिण भारत की नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती, तो मैं आपको बता दिए, दो प्रमुख कारण मैंने आपको बता दिए हैं। आपको डेल्टा और एस्चुरी का फर्क पता लग गया है। चलिए अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रहा होगा, अलकनंदा नदी तंत्र। तो हम शुरुआत कर रहे हैं अलकनंदा नदी तंत्र से और मैं आराम आराम से डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कौन सी नदी कहां से निकल रही है। आप देख सकते हैं ये अलकनंदा नदी का अपवाह क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र मतलब नदी जहां से बह रही है। अगर अलकनंदा नदी की बात करूं तो ये लगभग 195 किलोमीटर बहती है। पहले मैं आपको मोटी मोटी बात बता देता हूं, कितनी 195 किलोमीटर बहती है। ये कहां से, ये चमोली के क्षीर सागर से लेकर के और ये आपका देव प्रयाग तक इसकी लंबाई लगभग 195 किलोमीटर मानी जाती है। कहीं पर 190 लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड की ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। आप कहेंगे तीसरी कैसी, तो पहली नदी जो है सबसे लंबी उत्तराखंड की वो काली है, जो 252 किलोमीटर बहती है, उसकी मैं अलग से चर्चा करूंगा। दूसरे नंबर पे आपकी भगीरथी नदी है, जो लगभग 205 किलोमीटर बहती है। और तीसरी नदी की जो मैं बात कर रहा हूं वो है आपकी अलकनंदा। अलकनंदा कितनी बहती है, अभी हमने बात करी 195 किलोमीटर बहती है। ठीक हो गई बात। देखिए अगर बात करूं भारत की, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो लगभग 2525, कहीं पर 2500 ही लिखा है, कहीं पर 2525 किलोमीटर लिखा है, इतना बहती है। लेकिन गंगा उत्तराखंड में ये देवप्रयाग आप देख रहे हैं, यहां से लेकर के उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की सीमा तक बहती है। ये लगभग 96 किलोमीटर बहती है, इसको मैं अलग से चर्चा करूंगा। तो गंगा हालांकि भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन उत्तराखंड में 96 किलोमीटर ही बहती है।
चलिए मैं टॉपिक पे आ रहा हूं। मैंने आपको 3 नदी की बात बता दी। चौथा आपको क्वेश्चन जो देखना चाहिए, अलकनंदा नदी भले ही लंबाई में उत्तराखंड में तीसरे नंबर पे हो, लेकिन आयतन में ये सबसे बड़ी नदी है। आयतन में सबसे बड़ी नदी है, इसका क्या मतलब है? यानी कि सबसे ज्यादा जल की मात्रा जिस नदी में है उस नदी का नाम अलकनंदा नदी है, जो अपने साथ सबसे ज्यादा जल लेकर आती है। ठीक हो गई बात। चलिए अब शुरू करते हैं अलकनंदा नदी और आते हैं। देखिए अलकनंदा नदी जो है ऊपर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं सतोपंथ लिखा हुआ है, सतोपंथ लिखा हुआ है, हिमनद लिखा हुआ है, सतोपंथ हिमनद का मतलब होगा हिम की नदी यानी कि ग्लेशियर लिखा हुआ है, क्षीर सागर भी लिखा हुआ है। देखिए अलकनंदा नदी का जिक्र जो है उत्तराखंड के बारे में स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण के केदार खंड में ये सारी जानकारी मिलती है। ऐसा माना गया है, जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे, जब हम ऋग्वेद काल पढ़ेंगे इतिहास का, तो हम वहां पढ़ते हैं वहां पर सब सामुद्रिक स्रोत की बात आई है। तो सब सामुद्रिक स्रोत में विद्वान कुछ कहते हैं कि ये सब सामुद्रिक स्रोत जो है आपका उत्तराखंड का था, और अलकनंदा भी उस सब सामुद्रिक स्रोत में प्रमुख थी। अलकनंदा, धौलीगंगा, गंगा, पिंडर, नंदाकनी, मंदाकनी, नयार, ये सारी की सारी नदियों को सब सामुद्रिक स्रोत में कंसीडर किया जाता है। लेकिन भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम पंजाब और काबुल की नदियों को सब सामुद्रिक स्रोत मानेंगे। खैर, मैं आपको एक धार्मिक माइथोलॉजी जो लिखा हुआ है स्कंद पुराण में, मैंने उसका जिक्र कर दिया है। दूसरी बात अलकनंदा की बताऊं मैं आपको। अलकनंदा को जब हम पढ़ेंगे तो देखिए पंच प्रयाग इसी में मिलेंगे आपको। उत्तराखंड के पंच प्रयाग में एक ये लिखा विष्णु प्रयाग, आपने देख लिया होगा। दूसरा ये लिखा नंद प्रयाग, तीसरा लिखा कर्ण प्रयाग, आप देख रहे होंगे। चौथा लिखा रुद्र प्रयाग, और पांचवा लिखा आपका देव प्रयाग। तो 5 प्रयागों की मैंने बात कर दी। ये उत्तर से दक्षिण को क्रम भी लगा हुआ है, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो उत्तर से दक्षिण का क्रम भी है ये, कि सबसे पहले विष्णु प्रयाग आएगा, फिर नंद प्रयाग आएगा, फिर कर्ण प्रयाग आएगा, फिर रुद्र प्रयाग आएगा, फिर देव प्रयाग आएगा। इनमें से शुरू में 3 लिखे हुए विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये तीनों के तीनों आपके एक ही जिले में है। जिले का नाम है चमोली। तो ये तीनों के तीनों चमोली जिले में आते हैं। चौथा आपका रुद्रप्रयाग आपको दिख गया होगा, इसका नाम से ही पता लग रहा है कौन से जिले में होगा, रुद्रप्रयाग जिले में है। और पांचवा देवप्रयाग में है। देवप्रयाग में क्या है, टिहरी में है। ठीक हो गई बात। तो पंच प्रयाग का भी मैंने आपको बता दिया। हालांकि उत्तराखंड में बहुत प्रयाग हैं, लेकिन पंच प्रयाग में इन 5 को ही कंसीडर किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए मैं आगे आता हूं और शुरू करता हूं। तो हमने बात करी सतोपंथ हिमनद से निकलती है। हिमनद कह लीजिए, एक झील टाइप कह लीजिए, जिसके 3 कोने हैं सतोपंथ के। ठीक बात है। सतोपंथ के कितने कोने हैं? 3 कोने हैं। ऐसा माना जाता है कि ये इस तरह की शेप में बना हुआ है। 3 कोने माने जाते हैं, 1 2 3 कोने माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 जो हमारे आपके त्रिदेवता हैं, उनके नाम पर ये 3 कोने माने गए हैं सतोपंथ शिखर के, सतोपंथ हिमनद के। ठीक हो गई बात। उसके अलावा यहाँ पर 2 कुंड और मिलते हैं। उन कुंड के नाम है सूर्य कुंड और चंद्र कुंड। यहाँ पर 2 कुंड और मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं 5 कुंड हैं। ये 5 कुंड मैंने आपको बता दिया। 3 तो कोने हो गए आपके। ठीक हो गई बात। चलिए मैं अब शुरू कर रहा हूं, यहां से मैं आगे चलता हूं। चलिए देखिए, आपको एक चीज और देखनी चाहिए। जो ये सतोपंथ हिमनद है ना, इसी से आगे जो है आपका स्वर्गारोहिणी मिलेगा आपको। स्वर्गारोहिणी का मतलब है स्वर्ग जाने का रास्ता, जहां से जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो पांडव जो हैं वो इसी मार्ग से स्वर्ग की यात्रा पर गए थे, वो यहीं से ऊपर जाकर है। ठीक बात है। तो सतोपंथ हिमनद से आपकी निकल गई है अलकनंदा। अलकनंदा को मैं शुरू कर रहा हूं, और अलकनंदा जैसे ही सतोपंथ शिखर से निकलती है तो उसके पास ही एक झरना है। ठीक बात है। उसके पास एक झरना है। देखिए झरने का नाम क्या है? झरने का नाम है वसुधारा जलप्रपात। ठीक बात है। वसुधारा प्रपात है, जो लगभग 112 मीटर ऊंचा है। कुछ लोग इसकी हाइट कुछ बताते हैं, कहीं 145 तक लिखी हुई है। तो खैर मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। वसुधारा प्रपात है। वसुधारा प्रपात का जल भी जो है आकर के किस में मिल जाता है? अलकनंदा नदी में मिल जाता है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, अगर सबसे पहले कोई नदी आकर के मिलती है अलकनंदा में तो वो है सरस्वती नदी। आप देख रहे होंगे, ये रहा सरस्वती नदी। ठीक हो गई बात। सरस्वती नदी आप देख पा रहे होंगे। सरस्वती नदी, अब पहले सरस्वती नदी का देखते हैं निकली कहां से। सरस्वती नदी जो है आपके देवताल से निकली। कहीं पर इसे DEO ताल लिखा है, कहीं पर देवताल लिखा है।
देवताल। अगर आपसे पूछे उत्तराखंड की सबसे ऊंची झील कौन सी है तो आप कहेंगे देवताल उत्तराखंड की सबसे ऊंची झील है। तो देवताल से आपकी सरस्वती नदी निकलती है। कहीं रताकोना चोटी है जहां से ये आ रही है। देवताल जो है रताकोना चोटी के पास है। अब रताकोना चोटी आपसे पूछे कहाँ है, किस पर्वत पे है, तो आप कहेंगे कामेट पर्वत पे है। कामेट पर्वत की ही चोटी है रताकोना, जहां पर देवताल है और जहां से आपकी सरस्वती नदी निकलकर आ रही है। अब आप वहां पर सरस्वती माता का मंदिर भी है, तो आप सरस्वती नदी के पास जाना चाहते हैं, सरस्वती मंदिर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए वहां पर एक पत्थर का पुल बना हुआ है। उस पुल का नाम है भीम पुल। उस पुल को पार करके आप जो है सरस्वती मंदिर में पहुंच जाएंगे। ठीक हो गई बात। मैं ही नहीं जानता माइथोलॉजी में क्या कहते हैं, धार्मिक पुस्तकों में, कि भीम पुल कैसे हुआ। कहते हैं स्वर्ग रोहिणी जा रहे थे तो रास्ते में जगह नहीं थी, नदी को पार कैसे करें, भीम ने उठा करके एक पत्थर रख दिया, वही पुल बन गया, पत्थरों का पुल बना हुआ है, तो उसे भीम पुल कहते हैं। आदि आदि पेपर के दृष्टिकोण से बस इतना इंपॉर्टेंट है कि भीम पुल कहाँ पे है, तो चमोली जिले में है। मैं चमोली की ही बात कर रहा हूं, आप देखते जाइएगा। चलिए, तो मैं नेक्स्ट आ जाता हूं। नेक्स्ट हम चलते हैं। आप देख रहे होंगे नीलकंठ पर्वत लिखा हुआ है। नीलकंठ पर्वत लिखा हुआ है। नीलकंठ पर्वत से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है ऋषिगंगा। ठीक बात है, आप देख रहे होंगे ऋषिगंगा लिखा हुआ है। ऋषिगंगा कहाँ से निकल रही है? ऋषिगंगा नीलकंठ पर्वत से निकल रही है। और ऋषिगंगा आकर के कहाँ पर मिल रही है? ऋषिगंगा आकर के आपकी बद्रीनाथ जी में मिल रही है। चलिए, ऊपर एक चीज शायद रह गई, मैं बता देता हूँ। सरस्वती निकली, सरस्वती आकर के अलकनंदा में कहा मिली? केशव प्रयाग में मिली। तो देखिए, ये भी एक प्रयाग है, केशव प्रयाग, लेकिन ये पंच प्रयाग में कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप इस बात को याद रखिएगा, पंच प्रयाग में ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं, ठीक हो गई बात। अब हम बात कर रहे हैं कि केशव प्रयाग की। केशव प्रयाग में किसका संगम हुआ? केशव प्रयाग चमोली में है। चमोली में केशव प्रयाग में सरस्वती और आपकी अलकनंदा का संगम हुआ है। उसके बाद अगर जो मैं बात करूं नीलकंठ पर्वत, नीलकंठ पर्वत से आपकी नदी निकली है। नदी का नाम है ऋषिगंगा। और ऋषिगंगा आकर के आपका बद्रीनाथ जी के पास आकर के किस में मिल गई है? अलकनंदा में संगम हो गया है। तो बद्रीनाथ जी में किसका संगम हो रहा है? बद्रीनाथ जी में आप देख सकते हैं आपका ऋषिगंगा का अलकनंदा में संगम हो रहा है। ठीक हो गई बात, आप इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए, मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं। अगर मैं नेक्स्ट पे आता हूं तो नेक्स्ट आप देख रहे होंगे हेमकुंड साहिब लिखा हुआ होगा, आप ध्यान दे रहे होंगे, हेमकुंड साहिब लिखा हुआ है। ठीक है, हेमकुंड साहिब से जो नदी निकलती है उसका नाम है, आप देख रहे होंगे, लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा हेमकुंड साहिब में आकर के गोविंद घाट में संगम हो रहा है। किसका संगम हो रहा है? गोविंद घाट में लक्ष्मण गंगा और आपका अलकनंदा का संगम हो रहा है। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर मुख्यतः अलकनंदा पढ़ रहे हैं और अलकनंदा की जो ट्रिब्यूटरी हैं, जो सहायक नदियां हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं गोविंद घाट की। गोविंद घाट में किसका संगम हुआ? गोविंद घाट में आप देखिए लक्ष्मण गंगा का संगम हुआ। लक्ष्मण गंगा गोविंद घाट में अलकनंदा में मिली। लक्ष्मण गंगा कहाँ से निकली थी? लक्ष्मण गंगा हेमकुंड साहिब से निकली थी। अगर यहाँ पर मैं एक आधे क्वेश्चन की और बात करूं तो आप नोट कर लीजिएगा पढ़ते हुए कि जो ये लक्ष्मण गंगा है, लक्ष्मण गंगा का और भी नाम मिलते हैं। हाँ, लक्ष्मण गंगा का नाम एक हेम गंगा भी मिलता है। लक्ष्मण गंगा को हेम गंगा भी कहते हैं और कहीं जगह पे इसे भ्यूंडार भी कहा गया है। लक्ष्मण गंगा को भ्यूंडार भी कहा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक हो गई बात। चलिए, अब लक्ष्मण गंगा का एक क्वेश्चन और बता देता हूं। लक्ष्मण गंगा की सहायक नदी है जिसका नाम है पुष्पावती। आपको याद रखना चाहिए, पुष्पावती किसकी सहायक नदी? पुष्पावती लक्ष्मण गंगा की सहायक नदी है। चलिए, गोविंद घाट से अब मैं आगे बढ़ता हूं, आप मेरे साथ आ जाइए। चलिए, गोविंद घाट से हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमें विष्णु प्रयाग दिखा। विष्णु प्रयाग को हम ध्यान दें तो विष्णु प्रयाग में किस किस का? एक तो अलकनंदा ऊपर से आ ही रही है और दूसरी कौन सी नदी आ रही है? दूसरी आ रही है पश्चिमी धौली गंगा। चलिए, अब हमें दोनों नदियों को कहाँ से आ रही हैं, एक का तो हमें पता ही है, अलकनंदा ऊपर से आ रही है, दूसरी का हमें देख लेना चाहिए। तो लिखा हुआ है पश्चिमी धौली गंगा धौलागिरी श्रेणी है, धौलागिरी श्रेणी के कुल्लू क्षेत्र से आ रही है। ठीक हो गई बात। तो ये बात अच्छी हो गई, सही हो गई कि कुल्लू श्रेणी से आ रही है आपकी कौन सी? पश्चिमी धौली गंगा, और जाकर के अलकनंदा में किस में मिल गई? विष्णु प्रयाग में जाकर के अलकनंदा में मिल गई है। ठीक बात है। उसके अलावा
एक चीज और देख लेते हैं हम, अगर आपको देखनी हो तो आपसे पूछे कि ये कुल्लू क्षेत्र कहाँ पे है, ठीक है, तो आपको देखना चाहिए पश्चिमी धौलीगंगा एक नीति जगह है, ठीक बात है, तो नीति से आ रही है, नीति दर्रा है, आप जानते हैं नीति दर्रे के पास है ये जगह, तो आप देख लीजिए कि ये कहाँ पे है, ये नीति दर्रे के पास है, धौलागिरी श्रेणी नीति दर्रे के पास है, वहीं से आपकी पश्चिमी धौलीगंगा निकल कर आ रही है और जा करके विष्णु प्रयाग में इसका क्या हो रहा है, संगम हो रहा है। ठीक हो गई बात, आप ध्यान दीजिएगा, विष्णु प्रयाग हम आ गए हैं, हमारा पहला प्रयाग आ गया है। अब यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। क्या, देखिए अगर जो मैं बात करूं तो पश्चिमी धौलीगंगा की एक सहायक नदी है जिसके मुझे चर्चा करनी है, ठीक है, वो कौन सी है आप देखिए। एक तो है पश्चिमी धौलीगंगा की गणेश गंगा। अब आपसे पूछे गणेश गंगा किसकी सहायक नदी, तो आप कहेंगे पश्चिमी धौलीगंगा की। एक दूसरी सहायक नदी मिलती है जिसका नाम होगा कियोगाड़। कियोगाड़ किसकी सहायक नदी, कियोगाड़ भी पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है। तीसरा नाम मिलता है मुझे जिसका नाम है गिरथी। गिरथी भी किसकी सहायक नदी, गिरथी भी आपकी पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है। और एक और नाम मुझे मिलता है जो होगा ऋषि गंगा। आप कहेंगे ऋषि गंगा तो आप ऊपर पढ़ा गए, अब आप ऋषि गंगा पे दोबारा चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए ऋषि गंगा नाम की दो नदियां हैं यहाँ पे, तो दूसरी जो ऋषि गंगा है वो धौलीगंगा की सहायक नदी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने पश्चिमी धौलीगंगा, ये पश्चिमी धौलीगंगा है, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिमी धौलीगंगा है, क्योंकि पूर्वी धौलीगंगा हम पिथौरागढ़ में पढ़ेंगे, तो ये पश्चिमी धौलीगंगा है। पश्चिमी धौलीगंगा में आप देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं क्या नाम है इसकी सहायक नदियों की, एक है गणेश गंगा, एक है कियोगाड़, एक है आपकी गिरथी और चौथी है आपकी ऋषि गंगा। आप देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट हो गई बात, ठीक बात है। चलिए, विष्णु प्रयाग में संगम हो गया, विष्णु प्रयाग में संगम हो गया किसका, अलकनंदा का और पश्चिमी धौलीगंगा का। देखिए विष्णु प्रयाग पहला प्रयाग आया है जो पंच प्रयाग में। यहाँ पर एक चीज और जाननी चाहिए, विष्णु प्रयाग एक ऐसा प्रयाग है जिसके आसपास ना तो कोई गांव है ना कोई शहर है, कोई बसावट नहीं है, गांव शहर कोई बसावट नहीं है इसके आसपास, ठीक हो गई बात। बस एक मंदिर बना हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कोई शहर भी नहीं है, कोई गांव भी नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, मैंने आपको बताया पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी एक ऋषि गंगा बताई मैंने आपको, मैंने कहा ऋषि गंगा एक ऊपर आ गई थी, ये ऋषि गंगा 2 है। तो ऋषि गंगा 2 की एक बात बता दूं, ऋषि गंगा 2 कहां से निकली थी, ऋषि गंगा 2 नंदा देवी पर्वत से आ रही है, ठीक हो गई बात। ऋषि गंगा 2 कहां से आ रही, नंदा देवी से ऋषि गंगा 2 का उद्गम हो रहा है। तो आपको याद देना चाहिए, नंदा देवी इंपॉर्टेंट पर्वत होता है, सबसे ऊंची चोटी भी है हमारे यहाँ पे, तो आपको याद रखना चाहिए। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आता हूँ। देखिए अगर हम बात करें तो अलकनंदा में उस बीच कई छोटी छोटी नदियां मिलती हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए, गरुड़ गंगा, पाताल गंगा और वीरही गंगा। ये तीनों की तीनों आपकी अलकनंदा की सहायक नदी हैं जो रास्ते में मिलती हैं, छोटी छोटी सी हैं, इन्हें याद रखना चाहिए। पेपर में आपसे पूछ सकता है गरुड़ गंगा किसकी सहायक नदी है, पाताल गंगा, वीरही गंगा किसकी सहायक नदी है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक बात है, कि गरुड़ गंगा, पाताल गंगा, ठीक है, वीरही गंगा, ये आकर के कहाँ मिल रही है, जोशीमठ के पास मिल रही है। आप देख सकते हैं जोशीमठ पे तीनों नदियों का मार्क किया हुआ है, तो आपको याद रखना चाहिए जोशीमठ में गरुड़ गंगा, पाताल गंगा और वीरही गंगा आकर के अलकनंदा में मिल जाती है, ठीक हो गई बात। उसके बाद में नेक्स्ट आता हूं। नेक्स्ट अगर जो मैं बात करूं तो आप देख रहे होंगे वो लिखा हुआ है अलकापुरी। अलकापुरी क्षेत्र है, तो अलकापुरी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक नदी मिल रही है, नदी का नाम क्या लिखा हुआ है, नदी का नाम लिखा हुआ है बाल खिल्ले, ठीक बात है। ये कहाँ से आ रही, तुंगनाथ और रुद्रनाथ से। देखिए तुंगनाथ और रुद्रनाथ कहाँ है, ये दोनों के दोनों चमोली में हैं। वहां से एक नदी निकल के आ रही है, नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है आपका, आप देख सकते हैं बाल खिल्ले नाम है, नदी का नाम है बाल खिल्ले नदी। तो बाल खिल्ले नदी आपकी कहाँ से आ रही है, बाल खिल्ले नदी तुंगनाथ और रुद्रनाथ से आ रही है और जाकर के अलकापुरी में मिल जा रही है, किसमें, अलकनंदा में मिल जा रही है। तो हमारी ये बात पूरी हो गई। चलिए मैं नेक्स्ट आता हूँ। नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो आपको दिख रहा होगा नंद प्रयाग दिख रहा होगा, ठीक हो गई बात। नंद प्रयाग हमारा दूसरा प्रयाग है, ठीक है। नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिल रही है। अब आपके मन में प्रश्न यही है कि नदी भाई कहाँ से आ रही है, हमें बिल्कुल देखना भी चाहिए। नंद प्रयाग भी चमोली में है,
तो ये त्रिशूल पर्वत के पास से निकल कर आ रही है नंदा घुंटी हिमनद से, नंदा घुंटी हिमनद से निकल के आ रही है आपकी नंद प्रयाग नंदाकनी, और नंदाकनी नंद प्रयाग में क्या हो रहा है, चमोली में संगम हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो। ठीक हो गई बात। उसके बाद में नेक्स्ट आता हूं। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा पिंडर हिमनद। पिंडर हिमनद आप देख पा रहे होंगे। पिंडर हिमनद से जो हमारी नदी निकल के आ रही है वो आप देख रहे होंगे, मैं हटा देता हूं उसे। देखिए पिंडर हिमनद दिख रहा होगा। पिंडर हिमनद से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है पिंडर, आप देख रहे होंगे। पिंडर का दूसरा नाम भी आपको दिख रहा होगा। पिंडर का दूसरा नाम आपको कर्णगंगा दिखाई दे रहा होगा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। पिंडर का दूसरा नाम है कर्णगंगा। और इधर दूधातोली लिखा हुआ है, दूधातोली की उत्तरी क्षेत्र से। देखिए दूधातोली को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, पिंडर को भी मैं अगले स्लाइड में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर मेरा मुख्य फोकस जो है अलकनंदा पे है, लेकिन अलकनंदा की सहायक नदी है और एक प्रयाग बन रहा है तो मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। वो तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग। तो पिंडर हमारी जो है बागेश्वर से आ रही है। बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर है, वहां से पिंडर नदी निकल के आ रही है। कहीं कहीं इसे पिंडर को ही कर्णगंगा भी कहा गया है। ये 105 किलोमीटर की यात्रा करके आकर अलकनंदा में मिलेगी। तो दूधातोली से दूसरी नदी है अटागढ़। तो अटागढ़ आकर के किस में मिल रही है, पहले पिंडर में, पहले सिमली एक जगह है। सिमली में आप देख पा रहे होंगे कि सिमली में आपका जो है ये संगम हो रहा है। ये संगम किस किस का हो रहा है, ये संगम हो रहा है आपका पिंडर का अटागढ़ के साथ संगम हो रहा है। ठीक बात है। आगे ये पिंडर के ही नाम से आगे जाएगी और कर्ण प्रयाग में पिंडर और अलकनंदा का संगम हो जाएगा। आपका तीसरा प्रयाग आ गया है। देखिए मैं यहाँ पर धार्मिक बातें नहीं बताऊंगा। कर्ण ने तपस्या की इसलिए कर्ण प्रयाग पड़ा, कर्ण सूर्य ने कवच कुंडल दिए, ये सब मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। आप बस ध्यान दीजिएगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे जब हम धर्म डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में धार्मिक क्षेत्र, तब हम ये चर्चा करेंगे कि किस क्षेत्र के बारे में क्या क्या मान्यता है। अभी भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप, तो मैं वही बात कर रहा हूँ। कर्ण प्रयाग में संगम हो गया है। कर्ण प्रयाग में किसका संगम हो गया है, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा का संगम हो गया है। अलकनंदा का संगम किसके साथ हो गया है, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा का संगम पिंडर से हो गया है। पिंडर कहाँ से आ रही थी, पिंडर बागेश्वर से आ रही थी। बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर से आ रही थी। उससे पहले पिंडारी में पिंडर नदी जब कर्ण प्रयाग में मिली, उससे पहले उसमें एक नदी मिल रही थी। नदी का नाम क्या था, आप नदी का नाम जानते हैं, अटागढ़ नाम था। अटागढ़ नाम था उस नदी का। सिमली में अटागढ़ और पिंडर का संगम हुआ और उसके बाद आगे जाकर ये पिंडर के ही नाम से कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में मिल गई। ठीक हो गई बात। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब हम अलकनंदा को यहाँ चलते हैं चौथे प्रयाग की तरफ। चौथा प्रयाग है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक हो गई बात। चौथा प्रयाग आपका रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग में देखिए किस किस का संगम हो रहा है, तो हम ध्यान दें तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का मंदाकिनी से संगम होगा। ठीक बात है। तो आप देखिए ऊपर से ये मंदाकिनी रिवर आ रही है। पहले मैं मंदाकिनी की बात करूं। मंदाकिनी केदारनाथ के पास एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है मंदराचल पर्वत श्रेणी। वहां से आपकी मंदाकिनी नदी आ रही है। ठीक हो गई बात। अब मंदाकिनी नदी जब ऊपर से आ रही है तो मंदाकिनी नदी की दो सहायक नदियां भी हैं, वो हम देख लेते हैं। मधुगंगा, एक लिखा हुआ मधुगंगा, आप देख पा रहे होंगे। मंदाकिनी नदी में मधुगंगा का संगम हो रहा है। ठीक बात है। ठीक है। तो मंदाकिनी में मधुगंगा मिल रही है। मधुगंगा कहाँ से निकली, मधुगंगा मद महेश्वर से निकली है। ठीक बात है। और ये जहां पर संगम हो रहा है ना, ये इस जगह को बोलते हैं सोनप्रयाग। क्या बोलते हैं, सोनप्रयाग। ठीक बात है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में मंदाकिनी की सहायक नदी वासुकी या सोनगंगा भी कहते हैं, सोनप्रयाग में संगम हो गया। ठीक हो गई बात। मधुगंगा भी मिल गई। मधुगंगा कहाँ मिल रही, मधुगंगा आपकी कालीमठ में मिली और वासुकी या सोनगंगा आपकी कहाँ पे मिली, सोनप्रयाग में मिली। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मंदाकिनी का संगम हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। ये हमारा चौथा प्रयाग है। चौथे प्रयाग में संगम होने से पहले जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी कहाँ से आ रही है, मंदाकिनी नदी आपका केदारनाथ के पास आपका श्रेणी है जिसका नाम है मंदराचल श्रेणी। और यहाँ पर ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम होता है
ग्लेशियर का नाम नहीं, मंदराचल श्रेणी से आ रही है। मंदराचल श्रेणी से आते हुए मंदाकिनी में एक मधुगंगा मिल रही है। मधुगंगा कहाँ मिल रही है? कालीमठ के पास मिल रही है। और वासुकी जहाँ मिल रही है उसकी जगह का नाम है सोनगंगा। ठीक बात है। तो कालीमठ में मधुगंगा और मंदाकिनी का संगम है, और सोनप्रयाग में संगम है वासुकी का मंदाकिनी के साथ। आगे मंदाकिनी जाते हुए अलकनंदा में समाहित हो जाएगी। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। उसके बाद आपकी अलकनंदा जो है बहते हुए आपका पौड़ी में आती है। पौड़ी के कई नगर, श्रीनगर भी इसी के किनारे है। देखिए इसलिए लिखा हुआ है श्रीनगर एक्सक्यूज मी, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल का इसी के किनारे है। श्रीनगर के बाद ये आपका श्रीनगर के बाद देवप्रयाग में आती है। देवप्रयाग टिहरी में है, जहां पर किसका? भगीरथी का अलकनंदा में संगम हो रहा है। ठीक बात है। तो ये आपका 5वां प्रयाग पूरा हो गया। अब आप कहेंगे मैं भगीरथी को नहीं पढ़ाया। भगीरथी का अलग से एक स्लाइड है जिस पर मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पर मैं और क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेता हूं जो हमारे अलकनंदा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए मंदाकिनी अलकनंदा की सबसे बड़ी सहायक नदी। इंपॉर्टेंट हो गया है क्वेश्चन। अलकनंदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? मंदाकिनी। उसके बाद कह रहा विष्णु प्रयाग तक अलकनंदा को किस नाम से जाना जाता है? विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है विष्णु प्रयाग तक। ठीक होगी। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऊपर से लेकर के और यहां तक अलकनंदा को किस नाम से जाना जाता है? विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुपदी भी कहते हैं कहीं जगह पे। विष्णुपदी इसलिए कहते हैं, बद्रीनाथ जी में ऐसा लगता है कि बद्रीनाथ जी में विष्णु भगवान है और विष्णु भगवान के चरण स्पर्श करके आती है अलकनंदा, इसलिए विष्णुपदी भी कहते हैं। और फिर विष्णु के पैरों से निकल के आ रही है, इसलिए कहीं जगह इसे विष्णुपदी भी कहा गया है। अब देखिए मंदाकिनी का एक और क्वेश्चन है। मंदाकिनी एकमात्र नदी है जो अलकनंदा में दाहिनी ओर से मिलने वाली। देखिए ये आप देखिए बाकी सारी नदी बाएं तरफ से मिल रही थी। ये आपका हो गया लेफ्ट यानी बायां, और ये वाला हो गया राइट। अब आप कहेंगे बाल किल्ले को मैंने मिला रखा। बाल किल्ले एक छोटी नदी है, बहुत बड़ी नदी नहीं है, इंपॉर्टेंट, ज्यादा भारी जलतंत्र नहीं है। तो इसलिए यही माना जाता है किताबों की दृष्टि से कि पीसीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि अलकनंदा की दाएं तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो दाएं तरफ से मिलने वाली मंदाकिनी नदी है। आप याद रखिएगा, ये दायां मतलब राइट हो गया और ये वाला हिस्सा लेफ्ट हो गया। चलिए ये वाले क्वेश्चन जो है अलकनंदा को मैंने ला करके पूरा कर दिया। अलकनंदा यहां से यहां तक 195 किलोमीटर तक बही, देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर है ये पूरा का पूरा पाथ। अब मैं इससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं। देखिए हमने कहा अलकनंदा और भगीरथी का संगम हो रहा है। अलकनंदा को जब यहाँ संगम होता है तो इसे बहू कहते हैं और यहाँ पर भगीरथी को सास के नाम से कहते हैं। देखिए अलग अलग मान्यता है। कोई लोग कहते हैं कि बहुत आवाज करती है भगीरथी और अलकनंदा जो है कम आवाज करके शांत बहती है। देखिए अलग अलग मान्यताएं, खैर स्थानीय लोग इन्हें सास बहू के नाम से जानते हैं, तो हमें जान लेना चाहिए। उसके बाद इसमें एक चीज और देख लेते हैं हम। देखिए अलकनंदा की तरफ जब अलकनंदा इधर से आ रही है, अलकनंदा की तरफ एक कुंड है, उस कुंड का नाम है वशिष्ठ कुंड। देवप्रयाग में अलकनंदा की तरफ जो कुंड है उसका नाम है वशिष्ठ कुंड, और भगीरथी की तरफ जो कुंड है उसका नाम है ब्रह्म कुंड। ठीक बात है। ब्रह्म कुंड किसकी तरफ है? ब्रह्म कुंड आपका भगीरथी की तरफ है, जबकि वशिष्ठ कुंड आपका अलकनंदा की तरफ है, याद रखिएगा। इसके अलावा मुझे 1-2 क्वेश्चन और देखने हैं। चलिए आपसे पूछे कि अलकनंदा के किनारे कौन कौन से नगर हैं, तो हम बात करते हैं। देखिए गोविंद घाट किसके किनारे हुआ? अलकनंदा के किनारे। केशव प्रयाग किसके किनारे हो? अलकनंदा के किनारे। बद्रीनाथ जी किसके किनारे हो? अलकनंदा के किनारे। जोशीमठ किसके किनारे हो? अलकनंदा के किनारे। विष्णु प्रयाग किसके किनारे हो? अलकनंदा के किनारे। नंद प्रयाग किसके किनारे हो? अलकनंदा के किनारे। कर्ण प्रयाग किसके किनारे हो? अलकनंदा के किनारे। तो आप देख पा रहे रुद्र प्रयाग किसके किनारे हो? अलकनंदा के किनारे। मंदाकिनी भी है अलकनंदा। देव प्रयाग किसके किनारे हो? देव प्रयाग, अलकनंदा और भगीरथी का संगम हुआ। इस तरह से संगम भी है और अलकनंदा भी है। उसके अलावा श्रीनगर किसके किनारे? अलकनंदा के किनारे है। चमोली में जगह पड़ती है जिसका नाम है गोपेश्वर। गोपेश्वर किसके किनारे? गोपेश्वर भी अलकनंदा के किनारे है। माणा जो सबसे ऊपर गांव है, अंतिम गांव है, उसके पास कौन सी नदी है? तो माणा भी अलकनंदा के किनारे। उसके अलावा मैथाना भी जगह है चमोली में। मैथाना किसके किनारे? वो भी अलकनंदा के किनारे है। इसके अलावा आपसे पूछे पांडुकेश्वर भी चमोली में है, तो पांडुकेश्वर भी किसके किनारे है? वो भी अलकनंदा के किनारे हुआ। तो आप देख लीजिए माणा, पांडुकेश्वर,
गोविंद घाट, गोपेश्वर, मैथाना, बद्रीनाथ जी, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, श्रीनगर, जोशीमठ, केशव प्रयाग, इन सभी क्षेत्रों में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इन सभी क्षेत्रों में अलकनंदा नदी प्रवाहित होती है। देखिए, अलकनंदा से संबंधित मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। इसके बाद मैं अगले नदी तंत्र पे आऊंगा। जब हम चारों पांचों नदी तंत्र पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे आपको उत्तराखंड की नदियां याद हो गई हैं। आप केवल और केवल इस पे फोकस करिएगा, जो मैंने पढ़ा है ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला है। कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। केवल कमेंट ही है जिससे हमारी चर्चा हो सकती है। कमेंट करिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जितना ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे मुझे लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है? अगले वीडियो में मिलता हूं मैं अगले तंत्र के साथ, यमुना नदी तंत्र या भगीरथी तंत्र के साथ। चलिए, तब तक आप ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।